अध्यक्ष इस समय धमकाते हुए नजर आ रहे हैं कि हम देख लेंगे। क्या उनको लग रहा है कि हम जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे? देखिए, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उनके टिकट वितरण के बाद जो उनका असंतोष, मुझे नहीं लगता वो कन्नौज क्षेत्र, अपना मैनपुरी, अपना इटावा भी बचा पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ समाज के हर वर्ग का समर्थन है और जनता समाजवादियों के साथ है। इसलिए भी साथ है क्योंकि हमारे मुखिया ने जो घोषणा करी है 300 यूनिट बिजली फ्री, समाजवादी पेंशन, नौजवानों को लैपटॉप, सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, आज जनता आकर्षित है। उसको मालूम हमें समस्याओं का अंत होने जा रहा है। ये बुलडोजर वाली सरकार ने निर्माण किया नहीं, केवल विध्वंस किया है। मैं पूरी तैयारी से हूँ क्योंकि दूसरी पार्टी के लोग उम्मीदवार बन के आए हैं और हम उम्मीद के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। उन्होंने जिसको विधायक बनाया, उन्होंने जिसको मंत्री बना, वो पलट के जवाब पूछ रहे हैं कि जिस समय वो कोरोना काल में बेरोजगार हुए, जिस समय उनके रोजगार गए, पूरे देश से उनको वापस यहाँ पे आना पड़ा, पूछते हैं वो अपने औद्योगिक विकास मंत्री से कि उन्होंने महाराजपुर में क्या एक भी उद्योग उनके रोजगार के लिए लगाया? शायद नहीं लगाया। ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया अपने स्वयं के विकास के लिए। हम लोग का एक सीधा मुद्दा है, हम लोग जनता की बुनियादी मुद्दों पे काम कर रहे हैं। हम लोग जात पात नहीं मानते। हम सबसे पहले मानना चाहते हैं कि हम लोग सब एक भारतीय हैं और हमें भारत देश के लिए काम करना है, हमें उत्तर प्रदेश के लिए काम करना है। हम जात पात पे विश्वास नहीं करते। वो लोग धुरंधर हैं विकास ना करने में, वो लोग धुरंधर हैं जुमलेबाजी में, और हम लोग धुरंधर हैं विकास करने में। हम लोग जनता के साथ डायरेक्ट जाके मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। इन्होंने क्या किया, नाम बदल दिया। सिर्फ नाम, 100 नंबर का नाम बदल करके 112 कर दिया कि अगर किसी के साथ लूट हो रही है तो वो 100 मिला रहा है, 100 रटा हुआ नंबर है, 112 कर दिया। सिर्फ नाम बदले हैं। और कानपुर मेट्रो ही देख लीजिए, जो इस समय के वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, और जो कहते हैं कि भाजपा की 3 धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर जी भी उस उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित थे जब अखिलेश जी। तो अगर पूरे कागज सम्मिलित होकर के केंद्र सरकार न पहुंचते तो ये क्या करने आए थे? जो है वर्तमान सरकार खाली बोलती है, कोई काम नहीं करती है। आप सिर्फ पोलराइजेशन की बात, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, क्या हिंदू मुस्लिम खाने को देगा? श्री अखिलेश यादव जी भी हिंदू समाज, हिंदू धर्म से आते हैं और वो उतना ही श्री राम को मानते हैं, उतना ही श्री कृष्ण को मानते हैं, सारे भगवानों को मानते हैं जितना भाजपा दिखावा करती है कि मैं मानता हूँ, मैं ही हिंदू हूँ। यूपी में सपा सरकार अब आई, 300 यूनिट बिजली फ्री मिल जाई, लैपटॉप मिली, रोजगार मिल जाई, 22 लाख युवा के नौकरी मिल जाई। अरे सपा सरकार तू बनावा, अरे सपा सरकार तू बनावा भैया, साइकिल के आया जमाना। छिड़ चुकी है जंग, हो चुकी है शुरुआत, यही है राजनीति की बिसात। तो दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूं आज फिर एक चुनावी खबर को लेकर के। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी नामांकन करा करके बाहर निकले हैं। यही है राजनीति। और अब आप देख रहे हैं जैसे जनता का हुजूम इनके साथ है, ऐसे ही पूरे चुनाव तक हम आपको जनता के हुजूम को दिखाते रहेंगे, प्रत्याशियों से मिलाते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। यही है राजनीति की बिसात। छोड़ने पकड़ने का दौर तो जारी रहेगा, परंतु आज हम आपको बता दें कानपुर नगर में नामांकन की प्रक्रिया का तीसरा दिन था। मुस्तैद सुरक्षा बलों के बीच नामांकन प्रक्रिया सामान्य रूप से चली और कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से सलील बिश्नोई, समाजवादी पार्टी से अमिताभ वाजपेयी और समाजवादी पार्टी के ही हाजी इरफान सोलंकी ने भी अपना पर्चा भरा है। इसके साथ साथ कई अन्य दलों से भी लोग नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आए थे, उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। आइए हम आपको उन सभी से मिलाते हैं, क्या कहा उन्होंने और कैसे काम करेंगे, जनता के बीच जाकर वोट कैसे मांगेंगे। तो आप ये देखिए राजनीति की बिसात। देख लीजिए जैसा कि इनका क्रेज है, लोगों में क्रेज है फोटो खिंचवाने का। इरफान भाई, ये बताइए इस बार जनता जो है, जनता के बीच जाकर आप कैसे मिलेंगे, क्या वादे करेंगे, क्या उनके लिए काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं वो नीली छतरी वाले का, जिसको मैं अल्लाह कहता हूँ और आप राम कहते हो, उसका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे चौथी बार चुनाव लड़ने का मौका दिया। मेरे अखिलेश जी का और मेरी विधानसभा की जनता का, कि उनका प्यार, उनका स्नेह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने मेरे ऊपर चौथी बार और मेरे परिवार पर 6थी बार भरोसा करा
जो मुझे मौका दिया और मैंने जाके आज पर्चा दाखिल करा। और रही बात जो आपके सवाल की है, उसके लिए भी बहुत टाइम है। मैं पूरी तैयारी से हूँ, क्योंकि दूसरी पार्टी के लोग उम्मीदवार बन के आए हैं और हम उम्मीद के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। ये हम में और इनमें फर्क है। धन्यवाद आपको। हम जुड़ चुके हैं बिठूर विधानसभा के चर्चित विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी से। सांगा जी, इस बार ये बताइए कि किस प्रकार से आप वोट मांगने जाएंगे जनता के बीच, क्या बता के जाएंगे जनता के बीच? हमने जो विकास कार्य कराए हैं, जनता के सुख दुख में जो हम खड़े रहे। बिठूर विधानसभा केवल एक मेरा चुनाव क्षेत्र नहीं है, वो मेरा परिवार है। मैंने हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म के लोगों के बीच में मैंने एक संवाद स्थापित रखने का काम किया है, और जो निश्चित रूप से आज एक व्यापक जन समर्थन के रूप में आप लोग उसको देख सकते हैं। ये बताइए, विपक्षियों का कहना है कि आपने कोई विकास नहीं किया है और सबसे ज्यादा वो आतंक कोई साड़ का बताते हैं, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? क्या साड़ का आतंक रहा है? देखिए, एक बात समझिए आप, निश्चित रूप से विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, और जब मुद्दा नहीं है तो विपक्ष का काम है कोई ना कोई मुद्दे पर वो राजनीति करे। आज हमारी विधानसभा में आने वाले समय में जब 10 तारीख को परिणाम आएगा, तब उनके मुद्दे धरे धरे के रह जाएंगे और योगी जी को पुनः हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अगर इस बार आप जीते तो क्या फिर से माफियाओं पर आपकी सरकार कार्रवाई करेगी? निश्चित रूप से हमारा बुलडोजर तैयार है, अभी भी लोग चिन्हित हो रहे हैं, और ये बुलडोजर उत्तर प्रदेश के माफियाओं पर इसी तरह चलता रहेगा। ये बताइए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय धमकाते हुए नजर आ रहे हैं कि हम देख लेंगे, क्या उनको लग रहा है कि हम जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे? देखिए, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उनके टिकट वितरण के बाद जो उनका असंतोष, मुझे नहीं लगता वो कन्नौज क्षेत्र, अपना मैनपुरी, अपना इटावा भी बचा पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ समाज के हर वर्ग का समर्थन है, और निश्चित रूप से हम लोग भारी बहुमत के साथ उस बार के भी रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं। अभिजीत सिंह सांगा ने कहा है कि अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, अब इनसे फिर मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जुड़ चुके हैं विधायक अमिताभ वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, ये बताइए, आज नामांकन करवाया है, पिछले 5 वर्ष आप अभी भी विधायक हैं। ये बताइए, इस बार जो है जनता से जब मिलेंगे तो उन्हें क्या बताएंगे? इस बार उनके लिए क्या लेके आए, क्या स्ट्रेटजी है आपकी? आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, शहर के जागरूक व्यक्ति हैं, आप स्वयं जानते हैं जनता से मुझे कुछ नहीं कहना। जनता कह रही है कि आप ही तो हैं वो जो कोरोना में हमारे घर राशन भेज रहे थे, आप ही तो हैं जो हमारे पानी के लिए 13 दिन टंकी पे बैठे हुए थे, आप ही तो हैं जो हमारे हर अधिकार की लड़ाई को सड़कों पर लड़ रहे थे, और आप ही तो हैं जिन्होंने विकास कराया, जिन्होंने हमारे पार्कों में बच्चों के झूले लगवाए हैं, जिन्होंने क्षेत्र पानी पहुंचाया है। तो मुझे नहीं कहना पड़ रहा, जनता अपने आप स्वागत कर रही है, और जनता समाजवादियों के साथ है। इसलिए भी साथ है क्योंकि हमारे मुखिया ने जो घोषणा करी है 300 यूनिट बिजली फ्री, समाजवादी पेंशन, नौजवानों को लैपटॉप, सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, आज जनता आकर्षित है। उसको मालूम हमें समस्याओं का अंत होने जा रहा है। ये बुलडोजर वाली सरकार ने निर्माण किया नहीं, केवल विध्वंस किया है। इसलिए हम लोग नहीं कहना पड़ रहा, जनता हम लोग के साथ में अपने आप जुड़ रही है। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि हमेशा समाजवादी पार्टी मुस्लिम हितैषी पार्टी मानी जाती है, उनके लिए चलती है, लेकिन ऐसा क्या है कि मायावती का भी मुस्लिम प्रेम जागा है, और वो भी ज्यादातर मुस्लिमों को ही अपना उम्मीदवार बना रही है। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा समाजवादी पार्टी? पहले मैं आपसे एक निवेदन कर लूं कि समाजवादी पार्टी गरीब हितैषी पार्टी है। गरीब किसी जात का हो, किसी वर्ग का हो, कहीं किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, समाजवादी पार्टी गरीब हितैषी पार्टी है। समाजवादी पार्टी न्याय प्रिय पार्टी है। इसके दायरे में जो आता हो वो लोग जानते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, मदद मिलेगी, समाजवादी पार्टी से मिलेगी। और जिनका आपने नाम लिया वो बड़ी नेता हैं, लेकिन उस समय ये हालत है कि मेरी विधानसभा में उनको ढूंढे प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। पहले पैसा लेकर टिकट देती थी, अब पैसा दे के टिकट दे रही हैं, तब भी लेने वाला नहीं मिल रहा। ये उनकी नीतियों का परिणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गायक मिल गए हैं, देखे क्या गाना सुनाते हैं। अरे साइकिल के आया जमाना भैया, साइकिल के आया जमाना, भाजपा सरकार आई महंगाई लाई, जुमलाई बोल करके सत्ता में आई। अरे झांसे में इसके नयाना, अरे झांसा में इनके नयाना, रे भैया साइकिल के आया जमाना। और अरे यूपी में सपा सरकार अब आई, यूपी में सपा सरकार अब आई, 300 यूनिट बिजली फ्री मिल जाई, लैपटॉप मिली रोजगार मिल जाई, 22 लाख युवा के नौकरी मिल जाई,
अरे सपा सरकार तू बनावा, अरे सपा सरकार तू बनावा भैया, साइकिल के आया जमाना। इस समय हम जुड़ चुके हैं महाराजपुर विधानसभा से कनिष्ठ पांडे से, ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कनिष्ठ जी ये बताइए, आपका जो दल है वो हमेशा रोटी कपड़ा और मकान की बात करता था, इस बार आपके दल ने रोटी कपड़ा और मकान की बात क्यों नहीं की? हम लोगों ने प्रयास करा पिछले 70 साल में लोगों को इतना सशक्त बना रहे कि रोटी कपड़ा और मकान उनके घरों तक पहुंच जाए। अब जो आगे की बात थी आने वाली पीढ़ी की, वो बात थी रोजगार की, वो बात थी बेरोजगारी हटाने की, वो बात थी शिक्षित करने की, वो बात थी स्वास्थ्य संबंधी चीजों के लिए। उन चीजों पर हम लोग लगातार निरंतर कार्य कर रहे थे और हम लोग के जो आपकी प्रतिज्ञाएं हैं उसमें आप देखें भी, बिजली का बिल हाफ से लेके कर्जा माफ से लेके बहुत सारी चीजें जो लोगों के जीवन को कैसे बेहतरीन बनाया जा सकता है उसके लिए हम लोगों ने करा था और उसके लिए हम लोग निरंतर कार्य कर भी रहे हैं। कनिष्ठ ये बताओ, इस बार जो तुम्हारे सामने प्रत्याशी है वो कई मर्तबा उस विधानसभा से जीता है, लोग कहते हैं कि उनका एक छत्ताज है। क्या ऐसा करोगे जनता के बीच जाकर के कि तुम उभर करके वहां पर आओ, ये बताओ। देखिए, आप ये बात सही कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पे उस क्षेत्र में कई बार जीते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं वहाँ के हजारों युवाओं के तरफ से, वहाँ के हजारों किसानों की तरफ से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने जिसको विधायक बनाया, उन्होंने जिसको मंत्री बना, वो पलट के जवाब पूछ रहे हैं कि जिस समय वो कोरोना काल में बेरोजगार हुए, जिस समय उनके रोजगार गए, पूरे देश से उनको वापस यहाँ पे आना पड़ा, पूछते हैं वो अपने औद्योगिक विकास मंत्री से कि उन्होंने महाराजपुर में क्या एक भी उद्योग उनके रोजगार के लिए लगाया? शायद नहीं लगाया, ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया अपने स्वयं के विकास के लिए। अच्छा ये बताइए, अगर आप जीतते हैं तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? हम लोग जनता के लिए पहले भी कार्य कर रहे थे, कोरोना काल से लेके चाहे जो भी समय रहा हो, हम लोग पहले भी वहाँ पे जितने जो बुरा समय पड़ा था, चाहे ऑक्सीजन का सिलेंडर से लेके, चाहे सैनिटाइजेशन से लेके, चाहे लोगों के लिए सड़कों से लेके, मुझ पे खुद वहाँ की जो भी चीज़ें रही, हम लोगों ने कितनी बार धरना प्रदर्शन करा। आने वाले समय में भी जो जनता के बीच की समस्याएं उसको लेकर हम लोग उनके बीच में रहेंगे, उनकी लड़ाई लड़ते रहे थे, आगे वाले समय में भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। किस पार्टी से आवेदन किया है? मैंने आम आदमी पार्टी से आवेदन किया है, विधानसभा गोविंदनगर विधानसभा। ये बताइए, जहां पर जिस प्रदेश में जाति पात को लेकर के राजनीति चल रही है, बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ पर जात पात के नाम पर वोटरों को आकर्षित करने में लगी हुई हैं, ऐसे में आपकी पार्टी कैसे वोटरों को अपनी तरफ खींचेगी? हम लोग का एक सीधा सीधा मुद्दा है, हम लोग जनता की बुनियादी मुद्दों पे काम कर रहे हैं। हम लोग जात पात नहीं मानते, हम सबसे पहले मानना चाहते हैं कि हम लोग सब एक भारतीय हैं और हमें भारत देश के लिए काम करना है, हमें उत्तर प्रदेश के लिए काम करना है। हम जात पात पे विश्वास नहीं करते हैं, हम सब एक हैं और हमें सबको हमें इस देश का विकास करना है। मेरा एक प्राथमिकता रहेगी कि मुझे गोविंदनगर विधानसभा में विकास की नदियां बहानी है। यदि जनता ने मुझ जैसे एक साधारण, मैं एक बड़ा चेहरा नहीं हूँ, मैं मानता हूँ मैं, लेकिन जनता ने मुझे यदि मौका दिया तो मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि कभी कभी देसी प्रोडक्ट भी ब्रांडेड प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छा काम कर जाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि मैं नदियाँ बहा दूंगा, अगर आपको वोटरों ने नदी में बहा दिया, हरा दिया, तो क्या करेंगे? जनता तय करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर चुनाव दिख रहा है वो जातवाद को लेकर के दिख रहा है। ये आपको लग रहा है? ऐसे में तो आपका अपनी विधानसभा में वोटरों को कैसे आप समझा पाएंगे? मैं पिछले 2 साल से विधानसभा में लगा हूँ, मैंने ग्राउंड पे काम किया, मैंने बस्तियों में काम किया। जैसे कल मुझसे लोग पूछ रहे थे, एक धुरंधर है आपके सामने, वो लोग धुरंधर हैं विकास ना करने में, वो लोग धुरंधर हैं जुमलेबाजी में, और हम लोग धुरंधर हैं विकास करने में। हम लोग जनता के साथ डायरेक्ट जाके मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं और जनता हमें सम्मान दे रही है। जनता कह रही है हमें परिवर्तन चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है जनता हमारा साथ देगी। आपने कहा 2 साल से मैं जनता के पास जा रहा हूँ, इस बीच आपने कुछ काम कराए हैं जनता के? भाई हमारी सरकार नहीं, लेकिन जितना मेरे अपना समर्थ है, जितना मेरी अपनी क्षमता थी, मैंने उस हिसाब से जनता के काम करवाए हैं। यहीं पर नामांकन के दौरान एक चर्चित समाजवादी नेता नरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू ठाकुर, जो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की कानपुर नगर कार्यकारिणी में विशेष पद पर हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। ये बताइए, सबसे पहले तो आप किस पद पर हैं ये बताइए? मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर में। अच्छा ये बताइए, क्या स्ट्रेटजी है आपकी इस बार? आप जो पार्टी है क्या करेगी अगर सरकार बनाने के लिए, और जनता से क्या वादे कर रही है? जनता ने 5 साल का कार्यकाल अखिलेश यादव जी का भी देखा और 5 साल योगी जी के भी पूरे हो गए हैं। इस 5 साल के योगी जी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं वो जनता के सामने है, क्योंकि योगी जी सिर्फ 3 जगह रहे पूरे 5 साल में, अपने गोरखपुर,
अयोध्या और बनारस। इस 5 सालों में क्या काम किए, हम आप पत्रकार महोदयों से भी पूछना चाहते कि, और अखिलेश यादव जी कोई जादूगर नहीं थे और ना वो इटावा से पैसा ले आए। बस ये था कि उनको नॉलेज थी। अखिलेश यादव जी की प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल की शिक्षा, उसके बाद मैसूर से इंजीनियरिंग, ऑस्ट्रेलिया से MBA की पढ़ाई, तो इन सब चीज़ों को मिला करके जब वो मुख्यमंत्री बने तब वो व्यू लेके आए। हमारे चुनावी घोषणा पत्र में ना एक्सप्रेसवे था, ना लखनऊ मेट्रो थी, ना इकाना स्टेडियम था, ना रिवर फ्रंट थी, ना 100 का कार्यालय था, ना जो बड़ी बड़ी इनोवा गांव खेतों में खड़ी हैं, ये कोई कार्यक्रम हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में नहीं दिए थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी पत्र का, मैं एक ही वादा की बात करे ले रहा हूँ, जो उन्होंने कहा था कि मैं सारे बच्चों को लैपटॉप इंटर पास छात्रों को दूंगा, जो भाजपा का घोषणा पत्र था, वो तक तो पूरा नहीं किया। तो कोई भी वादे उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। और समाजवादी पार्टी तो विकास के जादूगर अखिलेश यादव जी, जो सन 47 के बाद आज जो कम समय में 5 साल में जो विकास हुआ है वो इतिहास लिखा गया है। देख लीजिए, एक ही स्टेडियम था कानपुर में, ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश में। सन 47 के बाद बहुत सारी सरकारें आई, किसने सोचा? अखिलेश यादव ने सोचा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इकाना स्टेडियम बनाया। इन्होंने क्या किया? नाम बदल दिया, सिर्फ नाम, 100 नंबर का नाम बदल करके 112 कर दिया कि अगर किसी के साथ लूट हो रही है तो वो 100 मिला रहा है, 100 रटा हुआ नंबर है, 112 कर दिया, सिर्फ नाम बदले हैं। और कानपुर मेट्रो ही देख लीजिए, जो इस समय के वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, और जो कहते हैं कि भाजपा की 3 धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर जी भी उस उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित थे जब अखिलेश जी। तो अगर पूरे कागज सम्मिलित होकर के केंद्र सरकार न पहुंचते तो ये क्या करने आए थे जो है वेंकैया नायडू। पिंटू भैया, जब इतना अच्छा कार्य किया था तो सरकार, जनता ने सपा को नकार क्यों दिया? योगी को क्यों ले आए? योगी को क्यों ले आए, ये भी बड़ा ही सोचनीय विषय है कि कोई लहर नहीं थी। 2017 में चारों तरफ विकास की चर्चा हो रही थी और मोदी जी 3 दिन बनारस में रहे। जनता चर्चा कर रही थी कि मोदी अपनी बनारस की सीटें बचाने के लिए यहाँ पर 3 दिन से रुके हुए हैं। उसके बाद अब प्रत्याशित रूप से 47 सीटें, कहीं ना कहीं उस चुनाव में बेईमानी हुई थी। टिहरी में चुनाव के नामांकन प्रक्रिया का दौर चल रहा है। ऐसे में प्रत्याशियों से तो बात हो ही रही है। आइए, अगर हम उनके साथ आए हुए लोगों से ना बात करें तो ये बेईमानी होगा। मिलते हैं समाजवादी, देखिए कितना खुश दिख रहे हैं हमारे डॉक्टर इमरान भाई। ईश्वर अल्लाह करे हमेशा खुश रहे। हम इनसे बात करेंगे। ये बताइए डॉक्टर इमरान जी, इस बार आप कितने वोटों से आपकी जो पार्टी है सरकार बनाने का दावा कर रही है? सरकार तो सीटों पे दावा कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा हम 400 से अबव सीटें जीत रहे हैं और निश्चित तौर से जिस प्रकार से भाजपा से लोग त्रस्त हैं और ये जो आतताई सरकार है इसने लोगों पे जुल्म ढाया है, इसको देखते हुए मुझे पूरी तरह से नजर आ रहा है कि हम लोग 400 से अधिक सीटें जीतने के। बड़े भाई, जब 400 से अधिक सीटें तुम ही जीत जाओगे तो फिर से दोबारा यहाँ पे चुनाव हो जाएगा। क्यों? एक तरफा 400 जीत जाओगे? 3 सीटें छोड़ दी जाएंगी। 3 सीटें छोड़, ये लो, ये कह रहे हैं हम 400 ज्यादा जीत जाएंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब एक और भाई से मिलते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम जमालुद्दीन जुनैदी एडवोकेट है। मैं शहर समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा का नगर अध्यक्ष। ये बताइए, इस बार जो आपकी पार्टी है चैलेंज कर रही है कि हम इतनी सीटें निकाल लेंगे, क्यों निकाल लेंगे? क्या अन्य पार्टियां बेकार हो गई हैं? क्यों निकाल लेंगे, आप बताइए। देखिए, ऐसा है, सीटें निकालने का जो 400 की सीटें हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, उसका भी एक औचित्य है। औचित्य ये है कि जिस तरीके से भाजपा ने पिछले 5 सालों में जो भी काम किया है, जन विरोधी काम किए हैं, जैसे लोगों का रोजगार छीना है, लॉकडाउन में असफल हुए हैं पूरी तरीके से, 10 से 15 लाख मौतें हुई हैं यूपी में। इन सब चीजों को देखते हुए और उसके पहले 2012 से 17 में जब अखिलेश जी की सरकार थी तो जितने भी विकास कार्य उत्तर प्रदेश में हुए वो समाजवादी पार्टी ने किए, जिसका बाद में कुछ विकास कार्यों का फीता जो है भाजपा ने भी काटा। इसके आधार पर हम लोग ये कह रहे हैं कि केवल 3 सीट भाजपा को विपक्ष बनाए रखने के लिए देंगे और 400 सीटें जीतकर हम लोग फिर से उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। यानी कांग्रेस और बसपा को नहीं दोगे, फिर भाजपा को दोगे? 3 सीटें भाजपा को देना इस वजह से जरूरी है कि जब कभी आप जो है अच्छा काम करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मीठा निकाल देना चाहिए, ताकि उसको भी जो है
ये हो जाए कि हाँ हम भी विपक्ष में हैं और उनको बैठा लेंगे सदन में, वो बैठ के देखें कि काम कैसे किए जाते हैं, विकास कार्य जनहितकारी काम कैसे किए जाते हैं। देखिए, ये इनकी बात थी। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम जीत हार पर कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि हम तो मीडिया से हैं। चलिए एक वकील साहब से मिलते हैं। क्या नाम वकील साहब? मधु यादव। अच्छा, यादव है आप? हाँ जी, हाँ जी। फिर भैया ऐसा तो नहीं कि फिर यादव जी तो यादव जी के पक्ष में बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है। अच्छा ये बताइए, लोकतंत्र में जातिगत विभाजन किसने किया? इन नेताओं ने। कौन नेता जो बोलते हैं और काम करते नहीं है? वर्तमान सरकार खाली बोलती है, कोई काम नहीं करती है। हमेशा पोलराइजेशन का काम करती है। मैं अधिवक्ता सभा नगर अध्यक्ष भी हूँ समाजवादी पार्टी का, कानपुर बार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष भी हूँ। उस नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनता की मूलभूत समस्या है क्या? मूलभूत समस्या विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब पे आप देख रेख कुछ भी नहीं, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ पोलराइजेशन की बात, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, क्या हिंदू मुस्लिम खाने को देगा? हम अखिलेश यादव की पार्टी भी तो मुस्लिमों की बात करती है, तो जग जाहिर है लोगों का कहना है। हमेशा मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिमों की नहीं, सर्वहारा समाज की बात करते हैं। हमेशा मानवीय दृष्टिकोण से बात तो मानते हैं। इस बार जो है अखिलेश यादव कई मंदिरों पर भी गए, ये बात ये सही कह रहे हैं। हाँ, जारी रहिए। हमेशा मानवीयता के आधार पे, ह्यूमैनिटी के आधार पे कार्य करते हैं और ये एक ऐसा लीडर उभर करके आया है जो पूरे इंटरनेशनल लेवल का, ये कथनी और करनी में फर्क नहीं है। बाकी अभी वर्तमान सरकार 5 वर्षों में सिर्फ कथनी करनी, इनका किया हुआ कार्य का शिलान्यास करना, दोबारा उसी कार्य को फीता काटना, अन्य कोई कार्य नहीं इन्होंने किया। मैं थोड़ा सा आपकी बात को जो है अमेंडमेंट करूंगा। आपने अभी कहा अखिलेश यादव कुछ मंदिरों में गए, तो क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? केवल भाजपा के नेता ही हिंदू है? पहले नहीं जाते थे। हाँ, कैमरा लेके नहीं जाते थे क्योंकि भाजपा के नेता जब भी गए हैं तो कैमरा लेके गए। कल ही आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी के भगवती प्रसाद सागर ने हमसे यहीं पर कहा था कि भाजपा हिंदू बनाती है, तो हमने उनसे क्या क्या अब आप हिंदू नहीं रहे, तो उनका ही कहना था, आपके पार्टी के आदमी का कहना था। हमारे पास उनका बयान है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नेताजी ने किस मद में कहा, आपने किस मद में उनसे पूछा, लेकिन मैं केवल एक बात ये अब आपके सब प्रश्न पे ये कहना चाहता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी भी हिंदू समाज, हिंदू धर्म से आते हैं और वो उतना ही श्री राम को मानते हैं, उतना ही श्री कृष्ण को मानते हैं, सारे भगवानों को मानते हैं जितना भाजपा दिखावा करती है कि मैं मानता हूं, मैं ही हिंदू हूं। तो क्या अखिलेश यादव जी हिंदू नहीं है, या समाजवादी पार्टी में हिंदू नहीं है, या हिंदुस्तान में भाजपा के अलावा हिंदू नहीं है? जो भाजपा ज्वाइन करेगा वही हिंदू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज इस खबर के माध्यम से हम आपको बता दें कि कानपुर की कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने मोहम्मद हसन रूमी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वही कांग्रेस की पार्टी में शामिल हुए राकेश सचान, जो पूर्व में कभी सफाई कहे जाते थे, उन्होंने कांग्रेस का दामन, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा का दामन थामते ही उन्हें भोगनीपुर विधानसभा का उम्मीदवार बनाया है। हम आपको पहले ही बता चुके थे कि इस राजनीति में बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, माँ बेटे को मरवा देती है, और यही है राजनीति की बिसात।